स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। बाजार अपने गेंस को पूरी तरह से बचा के रखने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी है 22,600 के आसपास और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 700 अंकों के आसपास की। ट्रेड्स हमने आपको बताए, अपने बाजार के फंडामेंटल्स या फिर आगे कौन से ट्रिगर बनेंगे वो भी हमने चेक किए। अब जरा ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आपके हिसाब से कहाँ मौके हैं, कहाँ पर पैसे बन सकते हैं? शुक्रिया अभिषेक देखिए, यहाँ पे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स दोबारा से यहीं पे स्ट्रेंथ दिख रही है और उसमें भी जो आपके बजाज ट्विंस हैं इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अभी भी दिख रही है थ्रू आउट दिस डिक्लाइन। मार्जिनल रिट्रेसमेंट के बाद जिस तरीके से रिकवरी आ रही है बजाज फाइनेंस में, नियर टर्म में मुझे लगता है 9,000 तक प्लस तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसको थ्रू कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं, जहाँ पे कि 9,000 की कॉल करीब आपको 170 के पास ट्रेड कर रही है। उसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी 130 के स्टॉप लॉस के साथ 250 तक के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा करीब 10,125 और मैक्सिमम नुकसान करीब 4875 रुपए का। अजीत जी, एक आपको चीज बताऊं, अभी 2 घंटे पहले ना हमारे साथ जुड़े थे, हालांकि देखिए ब्रोकिंग फर्म अलग है, आपकी पता नहीं आपस में दोस्ती है क्या है, सेम स्टॉक सेम स्ट्राइक की कॉल बजाज फाइनेंस कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले थे, उन्होंने भी सुझाई थी और उस पर ये बुलिश थे। उस वक्त भी करीब 3% के आसपास की तेजी थी, अभी भी उतनी है। तो देखिए होता क्या है ना कि जब लगे कि नहीं स्टॉक्स और स्ट्रेटजी लिमिटेड हैं और उस पर ज़्यादा लोग बुलिश हों तो वो अच्छी सिनेरियो होती है। कन्विक्शन अपना डबल कर लीजिए। ये रणनीति अजीत की तरफ से 9,000 वाली कॉल खरीदनी है। अधिकतम मुनाफा 10,125, अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 4,875 रुपए का। तो एक बेहतरीन आपके लिए ट्रेड बन सकता है और कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, रेट कट की उम्मीदें हैं और रेट कट बैंकिंग के लिए, एनबीएफसीज के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए अच्छा एक सिनेरियो होता है। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी ऑप्शंस में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। राजेश जी, एक बार फिर से जरा आपसे ना जोमेटो जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी के नए एंट्रेंट हैं, जो फाइनेंशियल की तो हमने चर्चा कर ली है, जोमेटो की जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि जोमेटो ऐसा शेयर रहा है, कंजम्पशन थीम वाला है, ऊपर से गिरा बहुत है, मार्केट की टर्मोइल में बिल्कुल हमने पार्टिसिपेट करते हुए देखा नहीं जोमेटो को और अच्छी स्ट्रेंथ है। जोमेटो आपके टारगेट्स क्या होंगे राजेश सर, कहां तक जा सकता है शेयर ये? अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में जो गिरावट बनी थी वो ऑलमोस्ट 200 से 195 की रेंज में पॉज लेते हुए दिखी और वही एक इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। तो स्टॉक में वहीं से एक पुल बैक का ट्रेड बना है 216 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अगर ये स्टॉक 214 के ऊपर ही सस्टेन रहता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 225 230 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि इसका मेजर सप्लाई जोन है। तो आई थिंक अगर ये 214 के ऊपर रहता है तो 225-30 की तरफ भी स्टॉक की रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बट अगेन 230 के आसपास इसको रिव्यू करें अगर ये वहां तक की रैली बनती है तो, क्योंकि वो एक सप्लाई जोन है, वहां पे हो सकता है कि कहीं हमें लगता है कि वहां पे फिर एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। ठीक है, जोमेटो के लिए ये व्यू। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंज वाली कंपनी है बीएससी लिमिटेड करीब 6% ऊपर डे हाई पर ये कारोबार कर रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पर अच्छा एक्शन है। एचपीसीएल में 6% के आसपास की तेजी और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये भी शामिल है। एक शेयर जो थोड़ा डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं कि आज, मतलब डिस्ट्रप्शन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल हो गया, गिरावट जरूर हो रही है और वो है आईजीएल के शेयर में करीब 5% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। और आईजीएल का जो भाव है अचानक से ये क्रैक क्यों आया, इसको जरा समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आईजीएल के लिए आप सपोर्ट्स कहां पर देख रहे हैं? ये ऑल ऑफ सडन ये फॉल आया है और करीब 4% की गिरावट के साथ ये डे लो पर शेयर है फिलहाल। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 194 195 का, और वहीं से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज एक बड़ी बेरिश कैंडल ये स्टॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है
और इसने अपनी जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसको भी इनगल्फ कर लिया है। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन बेरिश इनगल्फिंग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये अपने पिछले स्विंग लो जो हमें 3 अप्रैल को देखने को मिला था, वहां पर हमें ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 175 का जो नेक्स्ट लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर उधर स्टेबिलिटी आती है तो फिर यहाँ पर एक हल्का सा रिबाउंड देखने को मिलेगा। अगर 175 के नीचे स्टॉक फिसलता है तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये आने वाले समय में और बढ़ सकता है। फिर इस दौरान ये स्टॉक जो उसके पिछले जो नेक्स्ट स्विंग लेवल है 165 तक, वहां तक फिसल सकता है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 175 पर दिखाई दे रहा है। इमीडिएट सपोर्ट डाउनसाइड विजिबल नजर जरूर आती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 4% की गिरावट के साथ इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। इस बीच बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी अच्छी खासे एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं और इन स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में करीब 3 से 4% की तेजी है और SBI में भी करीब 3% की मजबूती है। एक बार कुणाल आपसे जानना चाहेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स बिफोर द क्रेडिट पॉलिसी जिस तरह के टेक्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, छोटी मझौली बैंक हो, लार्जर बैंक प्लेयर्स हो, पिछले दिनों हमने देखा लगभग कई सारी बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट्स भी आए और इंडसइंड बैंक के अलावा सारे अपडेट्स पॉजिटिव रहे। एनबीएफसी की बात करें, छोटी मझोली बैंकों की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। जो स्टॉक अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ, श्रीराम फाइनेंस आज के दिन में बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक ने रैली दिखाई है। और मॉर्निंग में जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा था, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी रैली ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के दिन में जो लो बनाया था एग्जैक्टली वो 100 MA के पास था और वहीं से बाउंस बैक लेके स्टॉक फिलहाल 648 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 665 और जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बस इसमें नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, और जो ऑलरेडी पोजीशन है आप उसको होल्ड करके चल सकते हो। अच्छे खासे लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर बैंकिंग को लेके बात करें, अगर छोटी मझोली बैंक या तो SBI को लेके बात करें तो SBI में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल पे 780 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो क्रॉस होगा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा इन्वर्टेड, एंड उसके बाद ये स्टॉक में वन वे रैली में 815 और 815 के बाद 880 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही यहाँ पे बन रहा है, या तो PSU बैंक की बात करें या तो NBFC स्टॉक की बात करें। चांस बन रहा है। और थोड़ी देर पहले जियो फाइनेंस पर भी हमने बातचीत की, पॉजिटिव डेवलपमेंट और न्यूज़ फ्लो। इसके अलावा भी फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन, NBFC कंपनियों में अच्छी खासी मजबूती के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में रियल एस्टेट पॉकेट भी है जिस पर एक फंडामेंटल नजरिया जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए हमारे संवाददाता लेकर आए हैं। दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। क्या होंगे इसमें बदलाव, इस डेवलपमेंट के मायने क्या है, इससे असर कहां पड़ता दिख सकता है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं EV को लेकर क्या कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं? दिल्ली में नई सरकार के गठन होने के बाद में उसका पूरा फोकस इस बात पर बना हुआ है कि कैसे यहां पर पॉल्यूशन की बड़ी समस्या को कम किया जाए, और उसके लिए सरकार अब नई EV पॉलिसी जल्द लेकर के सामने आ सकती है। हालांकि इसका भी पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार नहीं है, लेकिन सरकार जिस नई EV पॉलिसी पर विचार कर रही है उसके प्रमुख बातें यह है कि किस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और यहां तक कि जो 3 पहिया वाहन है उनको कैसे शिफ्ट किया जाए EV की तरफ। और उसी दिशा में दिल्ली सरकार का ये विचार है कि 15 अगस्त 2025 से जितने भी 3 पहिया वाहन होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। यहां तक कि CNG वाहन भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं किया जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि 2 व्हीलर के लिए भी दिल्ली सरकार का विचार यह है कि 15 अगस्त 2026 से जितने भी 2 व्हीलर्स दिल्ली में खरीदे जाएंगे वो इलेक्ट्रिक हों, इसको बढ़ावा सरकार देगी और उसके रजिस्ट्रेशन पर सरकार काम करेगी और उसको प्रोत्साहित करने का दिल्ली सरकार का मन है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं और 3 गाड़ियां अगर आप खरीदते हैं, यानी कि अगर आपकी जो तीसरी कार होगी तो वो इलेक्ट्रिक कार ही होगी, आप पेट्रोल या डीजल कार नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी दो कार हैं तो थर्ड जो कार होगी वो इलेक्ट्रिक कार होगी। ऐसा प्रावधान दिल्ली सरकार बनाने पर विचार कर रही है।
एक और बात बता दें कि दिल्ली के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो जितनी भी बसेज हैं उनको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बसेज खरीदी जाएंगी, ऐसा प्रस्ताव लाने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही साथ जो बाकी सेवाओं में गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, मसलन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियां हैं उनको भी फेस्ड मैनर में ईवी में परिवर्तित करने पर दिल्ली सरकार का मन है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें दिल्ली सरकार का पूरा फोकस अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। उसके पीछे की मंशा यही है कि इसके जरिए वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, कम कर पाए, और ये हर लिहाज से उन कंपनीज के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा जो ईवी इकोसिस्टम का पार्ट है। एक बात आपको बता दें कि फिलहाल ये सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन एक ड्राफ्ट तैयार जल्द करेगी। उसके बाद उसका स्टेक होल्डर के साथ में कंसल्टेशन होगा, उसको फिर अंतिम मुहूर्त दी जाएगी। फिलहाल ये दिल्ली सरकार का जो लाइन ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इसी दिशा में है। आपने काफ़ी अच्छे से तो बताया। आप इससे खुश हैं, ये जो सरकार सोच रही है? आप तो काफ़ी सालों से इस सेगमेंट को कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है ये दिल्ली सरकार सोच रही है जो? देखिए, बतौर नागरिक तो इस बात से जरूर राहत मिलेगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम होगा, इससे मैं जरूर खुश हो सकता हूं। हालांकि मैं नोएडा वासी हूं तो मेरे पर इसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा, मैं पेट्रोल वाहन ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एक अतिरिक्त बात हो सकती है कि नोएडा में इसका इम्पैक्ट उस तरीके से या एनसीआर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लार्जर इंटेंट है, जो लार्जर कॉज दिल्ली गवर्नमेंट देख रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, अगर उस मंशा को कुछ हद तक सरकार पूरा कर पाती है तो ये जरूर राहत की बात होगी, खुशी की बात होगी, ना सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए बल्कि पूरे एनसीआर रीजन के लिए, जिसमें मैं भी एक सिटीजन हूं, तो मेरे लिए भी एक जरूर एक पॉजिटिव यहां पे डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यमुना जी और हिंडन नदी बीच में आती हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर के आप भी पार्ट हो। खैर, बाय द वे एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, ये जो बिक्री के गलत आंकड़े देने के मामले में ओला इलेक्ट्रिकल की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ सकती हैं, इसके बारे में जरा और बता दो आप। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ओला इलेक्ट्रिक ये जब से कंपनी आई है और पिछला अगर आप इसके 6 महीने से साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें आपको लगातार नजर आएगा कि ये कंपनी जो है कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर रही है जिसके चलते वो गलत कारणों की वजह से अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई है। ताजा मामले में भी ये गंभीर आरोप लगे हैं ओला इलेक्ट्रिक पे कि उसने फरवरी महीने के जो सेल्स आंकड़े सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए हैं वो गलत है। ये गंभीर आरोप लगा है कि उसने मैनिपुलेटिव फिगर दिया है और इसके चलते सड़क परिवहन मंत्रालय ने ओला इलेक्ट्रिक को मोहलत दिए कि सही आंकड़ों के साथ में आप 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। हुआ यह है कि फरवरी के जो आंकड़े ओला इलेक्ट्रिक ने सड़क परिवहन मंत्रालय को दिए हैं उसमें यह कहा गया है कि 25,207 गाड़ियों की बिक्री उसने फरवरी के महीने में की है, जबकि इसमें वो वाहन भी शामिल हैं जिनको अभी तक जिसमें कई वाहन को व्यावसायिक तौर पर लॉन्च भी नहीं किया है। मसलन ओला S1 थर्ड जेन, इसके 10,866 गाड़ी के बिक्री का जिक्र इस आंकड़ों में किया गया है। रोडस्टर जो बाइक ओला इलेक्ट्रिक अभी लेकर के आने वाली है जिसका व्यावसायिक लॉन्च नहीं किया है, उसमें तकरीबन 1400 गाड़ियों की बिक्री का भी फिगर इसमें शामिल करके दिया गया है। तो अगर आप 25,000 जो गाड़ियां बिक्री करने की ओला इलेक्ट्रिक दावा कर रहा है उसमें से तकरीबन 50% तो वो गाड़ियां हैं जो ना तो सड़क पर आई हैं ना जिनकी प्रॉपर इनवॉइसिंग की गई है। यही आरोप ओला इलेक्ट्रिक पे लगे हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय ने यही कहा है कि उन्हीं गाड़ियों की बिक्री आप हमें बताइए जिनकी प्रॉपर इनवॉइसिंग आपने की है, सिर्फ बुकिंग का नंबर पे आप हमें ये आंकड़े मत बताइए। तो इसको लेकर के ओला इलेक्ट्रिक को अब फिर से जवाब देना है, लेकिन अगर उसका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो मान लीजिए कि आने वाले वक्त में ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें बढ़ेंगी और उस पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोनों ही खबरें बताने के लिए और साथ ही अपना निजी अनुभव भी बताने के लिए कि बतौर एज ए नागरिक आपको भी लग रहा है कि दिल्ली सरकार ऑन द राइट ट्रैक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उससे समझ रहे हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा आ रहा है और निफ्टी हालांकि अभी भी करीब 400 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 600 अंकों के आसपास ही तेजी। इकलौता शेयर जो लाल निशान में वो है पावर ग्रिड का। लेकिन रोहन भाई, आपसे जरा ना वोडाफोन आइडिया पर व्यू चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम जब ये कुछ दिनों पहले खबर आई कि सरकार का जो कुछ बकाया है स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है, 49% की इक्विटी हो जाएगी। हालांकि तभी मुझे कन्विक्शन था नहीं कि नहीं वोडाफोन के फॉर्च्यून में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज हम देखने की देखिए फिर से ये शेयर जहां से चला था वहीं पहुंच गया है, 7 रुपए का हो गया है।
क्या सलाह होगी आपकी वोडाफोन आइडिया को लेकर? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई ना कोई उम्मीद होगी या फिर ऊपर के भाव पर फंसे होंगे और दिल लगा बैठते हैं कि अच्छा अब निकले कैसे, काफी लॉस हो गया है तो। या मीन्स इसका देखो, इसका जो प्यार का तो कोई इलाज होता नहीं है, पर लॉजिक से मैं बताऊं तो कोई पॉइंट से ऐसा नहीं लग रहा है कि एक निवेशक को वोडाफोन पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लॉस से लेके, अंडर परफॉर्मेंस से लेके, खुद अपने आप के भी पूछे कि हम कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, अगर उसका भी आंसर हम दे दे तो भी उसका आंसर ये हो जाएगा। सो मुझे मैजिक पे बहुत भरोसा है नहीं, तो वो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से वोडाफोन नहीं बेहतरीन कर रहा है, और आगे की भी पॉइंट नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बीन टेकन बाय भारती एंड जियो। सो ऑन दैट ऑल पॉइंट इट लुक्स अ प्योर सेल। ये 7 रुपए की चीज है, 70 रुपए की चीज है, 7 पैसे की चीज है, इट्स अ प्योर सेल। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। चलिए 3 बज गए हैं और ये समझ लेते हैं कि आज बाजार खुलने के बाद से लेकर अब तक कौन सी खबरें आई हैं और कहां पर एक्शन हो रहा है। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। आनंद बताइए, कहां पर आज आपकी नजर गई और क्या हो रहा है शेयरों में? जी हाँ, शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, जहां पर बैंक ने अपने Q4 के अपडेट्स जारी किए हैं और बताया है कि मार्च अंत तक जो डिपॉजिट है उसमें करीब 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और डिपॉजिट 14% बढ़कर 4.74 लाख करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लोन की बात करें तो लोन में भी 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में करीब 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आईओसी की बात करें तो आईओसी ने ओडिशा सरकार के साथ करार किया है और ये जो करार है वो 61,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए किया है कंपनी ने, और ये भी बताया कि फीड क्रैकर प्लांट में कंपनी निवेश करेगी, जिसके चलते शेयर में करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अपडेटेड ग्रैंड विटारा लॉन्च किया है और अपडेटेड ग्रैंड विटारा की जो शुरुआती कीमत रखी है वो रखी है 11.4 लाख, जिसके चलते शेयर में करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। साइंड की बात करें तो साइंड कंपनी ने साइंड सेमीकंडक्टर के नाम से एक सब्सिडियरी लॉन्च की है और ये जो सब्सिडियरी है वो ग्लोबल क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट देने का काम करेगी। साथ ही साथ उन्होंने सुमन नारायण को साइंड सेमीकंडक्टर का CEO नियुक्त किया है, जिसके चलते शेयर में करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें मझगांव डॉक की, तो मझगांव डॉक की वित्त वर्ष 2025 में बिक्री जो है वो 9,500 करोड़ से बढ़कर करीब 11,000 करोड़ पहुंच गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ रुचिर अग्रवाल को CFO के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके चलते शेयर में करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। आप देखिए कि डिफेंस वाली कंपनीज को लेकर खबरें आ भी रही हैं और वहाँ एक्शन आपको दिख रहा है। मझगांव डॉक ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स को काफ़ी पसंद है शेयर ये, और आज भी इसमें 1.5% के आसपास की तेज़ी है। गार्डन रीच को लेकर भी खबर आई है, BL को लेकर खबर आई है। तो डिफेंस में क्या ना कि ये खबरें हैं, ऑर्डर का जोर है, वैल्यूएशन रिलेटिवली सस्ते हैं अगर आप पहले के मुकाबले कर तुलना करेंगे तो। एक शेयर जिस पर राय चाहिए आपसे राजेश जी, और अक्सर हम चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि नहीं चर्चा कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि देश के कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी से, कंजम्पशन स्टोरी से भी जुड़ी हुई वही कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन। आज फिर से बढ़िया तेजी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में हो रही है, करीब 3% 3.5% के आसपास की तेजी है। ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इंटरग्लोब एविएशन, राजेश जी आपके हिसाब से इस भाव पर अगर किसी को नई खरीद करनी हो, क्या ये सही लेवल है क्या? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और हमने देखा कि ये हफ्ते में ही काफी अच्छा मूव स्टॉक में बना है। लोअर साइड में जो एक डिप देखने को मिली थी वहां से काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बनी है। इस तरीके के स्ट्रक्चर है, ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे 5250 5300 तक के अपसाइड तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे ही आते हुए दिखेगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू भी इसका बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी होगी। यहाँ पे हमें लगता है कि 4950 5,000 के लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके आसपास कभी वॉलेटिलिटी में करेक्शन में ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है, और अपसाइड में 5250 5300 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सके।
एविएशन पर फ्रेश हाई पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ अच्छी खासी मजबूती के बीच। क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले हम देख रहे हैं मजबूती के साथ बाजार में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बैंक्स फाइनेंशियल्स के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर भी है जहां पर अच्छा खासा एक्शन। लक्ष्मीकांत जी, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी एक बार फोकस करना चाहिए। कुछ तमाम रियल एस्टेट कंपनियों के बिजनेस अपडेट आए हैं और उसके अलावा भी न्यूज फ्लो और सेंटिमेंट बेहतर हुआ है, जिसके चलते रियल एस्टेट की तमाम कंपनियों में अच्छे खासे मजबूती के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। अब साइकिल की बात रियल एस्टेट में होती जरूर थी, लेकिन पिछले एक महीने से वॉलेटाइल मूव्स, कंसर्न्स, थोड़ी परेशानियां भी रियल एस्टेट सेक्टर ने झेली है। यहां से आपकी राय क्या होगी? जी, निफ्टी रियल एस्टेट में आरएसआई में तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसी के मद्देनजर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है नहीं है कि जो रिबाउंड है वो आने वाले समय में सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि ऊपरी साइड पे काफी सारे हर्डल नजर आ रहे हैं और अभी भी इंडेक्स अपने कई सारे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अनटिल अनलेस एक फॉलो थ्रू बाइंग हमें जब तक 855 860 के ऊपर नहीं मिलता है तब तक इसमें एक रेंज बाउंड बूम मिला आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। बट जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 760 के। सो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा मूव हम करंट लेवल्स पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आने वाले समय में। क्या ज्यादा मूव्स एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकते हैं इस वक्त? न्यूज फ्लो, बिजनेस अपडेट्स के चलते और पॉलिसी से ठीक पहले कनेक्टिंग सेक्टर है तो परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को फिलहाल, ये राय मिलती हुई। आइए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी हुई आपको बताएं। घरेलू बाजार में सेमीकंडक्टर सेक्टर में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस सेक्टर के डेवलपमेंट की, साथ ही शुरुआती दौर में कंपनी का फोकस किन प्रोडक्ट्स और सेगमेंट पर होगा, इस पर सायंट सेमीकंडक्टर्स के एमडी कृष्णा बुडानापू से और सीईओ सुमन नारायण से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए आपको सुनाएं। का ऐलान किया है आपने, कितना बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर का, और भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार का भी कहीं ना कहीं मिशन है सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने का। ये मौका देने के लिए धन्यवाद। अब आप जो भी सिस्टम्स देख रहे हैं आज जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन सब का बेसिस है चिप यानी सेमीकंडक्टर। तो जो भी सिस्टम्स है अब इंटेलिजेंट सिस्टम्स बन रहे हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनने की मीनिंग ये है कि उसमें प्रोसेसर्स रहते हैं, उसमें इंटेलिजेंस रहता है, और उसके लिए चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की इस्तेमाल ज़्यादा और ज़्यादा हो रही है। ग्लोबली देखा जाए तो सिर्फ चिप मार्केट आज तो $600-700 बिलियन मार्केट है। $2 ट्रिलियन मार्केट बनने वाली है नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में। उसके और सेमीकंडक्टर के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो तो 10 to 12 ट्रिलियन मार्केट है। और ये देखा जाए कि भारत में इंडिया में ये सिस्टम्स और इंटेलिजेंट हो रहे हैं कि अगर आप देखें हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स इंटेलिजेंट हो रहे हैं, कार्स में और ज़्यादा इंटेलिजेंस आ रहा है, कार्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। तो जो अपॉर्चुनिटी सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर्स की है इंडिया में वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब ये 10-12 ट्रिलियन ओके, सो सायंट लिमिटेड के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी इनोवेटिव और डेवलपिंग इंडस्ट्री है। भारतीय बाजार में इसका एब्सोल्युटली ग्रोथ और डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ग्लोबल मार्केट्स में सेमीकंडक्टर का इंडेक्स होता है। यूएस के मार्केट में, ताइवान के बाजार में, इनफैक्ट हांगकांग के मार्केट्स में भी जिस तरह से आईटी, रियल एस्टेट के इंडिसेस, सेक्टर्स यहाँ पर हैं, सेमीकंडक्टर के बकायदा इंडेक्स होते हैं। भारतीय बाजार में भी स्लोली एंड इवेंचुअली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बढ़ना शुरू हो चुका है। और एक और प्रमाण, सायंट ने भी सेमीकंडक्टर सब्सिडरी लॉन्च की है, जिसके चलते इस वक्त हम विस्तार से मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक और स्पेस जिस पर फोकस है। रोहन, एक फंडामेंटल आउटलुक आपका ईएमएस इंडस्ट्री पर जानना चाहूंगी। बाजार की मजबूती के साथ आज ईएमएस इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक्स ऑफ एम्बर एंटरप्राइजेस, सिरमा एसजीएस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज करीब 3 से 5% का इजाफा आज के सत्र में यहां पर देख चुके हैं। एज वी टॉक 5% की तेजी पर एट डे हाई एम्बर एंटरप्राइज ट्रेड करता हुआ। ईएमएस स्पेस पर फंडामेंटल आउटलुक आपका? बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग,
तो ये बहुत बड़ी सेक्टर हो सकती है हमारे लिए, और यही सबसे बड़ा ग्रोथ ला सकती है कंपैरिजन ऑफ चाइना में जो रेट डाला गया है। तो इंडिया के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, एंड वी हैव टू यूज इट वेरी गुड। ये सब स्पेस बहुत कॉस्टली चल रहे हैं, सो हमको ये क्वार्टर का एक गाइडेंस लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ओवरऑल ऑन अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। पॉजिटिव है, ईएमएस में इस वक्त मजबूती दिख रही है और आगे लंबी अवधि के लिए भी सेंटिमेंट दुरुस्त। एक छोटे से ब्रेक अंदर तो ठीक है, आज की बढ़त है, बट आज विक्स नहीं घटा ज़्यादा, सिर्फ 10% विक्स घटा, इसलिए आज आप सिर्फ 600 पॉइंट है बैंक निफ्टी के अंदर। कल 1600 पॉइंट टूटे थे, आज 50% से ज़्यादा रिकवर हो जाता, यानी कि आज 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल सकता है। कल इवेंट है और 1/4% मार्केट डिस्काउंट मार रहा है, और इसकी पहली पहचान आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से दिखेगी। आप चेक करो पीएनबी, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे। काफ़ी हद तक ऑटो का इंडेक्स भी आज तेज़ है, ये रियल एस्टेट निफ्टी, इसी तरह से निफ्टी ऑटो भी मारो सामने, दिखाओ एक बार ज़रा, वो भी आपको दिखेगा। एक और चीज़ जो आज नोटिस हो रही है कि आज बड़े शेयरों में रिलायंस ने वापस से थोड़ा योगदान दिया अपना, परसेंटेज में कम है बट कन्विक्शन में बहुत अच्छा है। तो ये एक और चीज़ है जो आज नोटिस हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट भी एक बार इंट्राडे स्क्रीन पर दिखाते जाओ। आज कन्विक्शन कैसे चेक करते हैं आप, जब विक्स नहीं घट रहा तो जो ऑप्शंस के ट्रेड है ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं आ रहे, कल आएंगे, ये कल आ सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा। आप अभी नीचे एक टिकर पे देख पा रहे थे कि जो डाउ फ्यूचर्स वगैरह है, नेस्डेक के फ्यूचर्स वगैरह हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो अगर फ्यूचर्स ठीक है, सब कुछ चंगा सी टाइप है, आपको ऑलरेडी क्लोजिंग 22,000 के ऊपर ही 500 के ऊपर मिल रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें कुछ BTST STBT ट्रेड बनेंगे, उनसे ज़रा आपको रूबरू कराते हैं। कुणाल परार देंगे आपको, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी आपको STBT BTST ट्रेड देंगे, और रोहन भाई से हम वैल्यू हंटिंग करवाएंगे। रोहन भाई तैयार हो ना आप? अभी तो कार्यक्रम में पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे थोड़ा वैल्यू हंटिंग वाले शेयर्स करवाएंगे। हाँ, तो लक्ष्मीकांत जी पहले आपसे कर रहे हैं शुरू, BTST STBT, आपका जो दिल करता है आप बताइए सर। ये BTST का ही दिल कर रहा है अभी तो एशियन पेंट, आज पेंट स्टॉक में काफी अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं। बर्जर पेंट तो काफी ऊपर निकल गया, बट एशियन पेंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहे हैं। करंटली इसने भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2340 का, और जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2500 के। ठीक है, 2500 तक का। ये थोड़ा ना आपने अच्छे से ये शेयर को मेरे को लग रहा है पढ़ा भी है, स्टडी भी किया, इसमें ना क्रूड वाला फैक्टर भी काउंट होके आएगा पिछले क्वार्टर, क्योंकि इस बार जो नंबर्स आएंगे वो अभी के नहीं आएंगे, वो 31 तक के आएंगे। तो 31 मार्च तक के भी अगर आप चेक करोगे ना तो क्रूड के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं थी, तो उसका पूरी कैलकुलेशंस इस बार आपको आती हुई दिखेंगी, और लास्ट के दिसंबर्स के भी कैलकुलेशंस आती हुई दिखेंगे, तब भी क्रूड के अंदर ज़्यादा मोमेंटो नहीं था। तो एशियन पेंट एक बढ़िया प्ले हो सकता है, सामने सीज़न खड़ा है, पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट खड़ा है, तो सारी चीज़ें एशियन पेंट्स को ठीक करती हैं। कुणाल परार, आपके पास है कोई BTST ट्रेड? आपका भी यही दिल कर रहा है क्या कुछ और? देखिए, दिल तो यही कर रहा है कि BTST करके जाए। IRB इंफ्रा में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। आप देखिए अर्ली चार्ट पे 100 MA के ऊपर स्टॉक आ चुका है। इतना ही नहीं, आप डेली चार्ट की भी बात कर लीजिए, डेली चार्ट पे भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो पूरा गैप था वो पूरा गैप सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अभी यहाँ पे नीचे जाने के ऊपर जाने के ही चांसेस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टॉक ने कल जो बॉटम बनाया तो वो उसके प्रीवियस बॉटम के सपोर्ट पे बनाया था, और वहीं से बाउंस बैक देखने का मौका हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे IRB खरीदारी करके चलने की सलाह है। मल्टीपल इक्वेशन है जो यहाँ पे लॉन्ग साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं। 4570 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप खरीदारी करके चल सकते हो। 4360 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो रिसेंट का जो हाई है 4750, वो हमारा पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 5050 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो IRB इंफ्रा पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है सर, अगर आप ये शेयर नहीं बताते ना तो मैं अगला शेयर यही पूछने आपसे जा भी रहा था कि IRB के अंदर आपका टेक क्या है। एग्जैक्टली आपने वही शेयर पकड़ा और सामने इसको BTST की कैटेगरी में डाल दिया। 47 से 50 तक का टारगेट है। आपको लग रहा होगा 45 रुपये का ही शेयर है, बट ये F&O का भी पार्ट है अभी, और F&O के अंदर इसके अंदर आज बाकायदा बाय हुई है। थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम है, बस इसीलिए मेरे मन में थोड़ी शंका थी, अदरवाइज नहीं तो प्राइस एक्शन इसने आज भरपूर दिखाया हुआ है और क्लोज भी अच्छा करके जा रहा है।
तो 47 से 50 रुपये तक का टारगेट है, 43 का स्टॉप लॉस है। अब आते हैं वैल्यू हंटिंग की बात और रोहन भाई के पास चलते हैं। रोहन सर नमस्ते, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। कल है पॉलिसी का डे जिसमें 0.25% हम सब मान के चल रहे हैं कि शायद आएगा। पहला तो अपना स्टांस आप भी बता दीजिएगा, आप भी मान के चल रहे हो ना 0.25% आएगा? पता लगे आपकी राय बिल्कुल अलग है हमसे। एक तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर 0.25% कट आ रहा है तो इमीडिएट इफेक्ट कहाँ पे आएगा? या 0.50 जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इतना कट आएगा, या तो फिर अगर लंबा कट आएगा तो ऐसा हो सकता है कि वो प्लानिंग से आए। दूसरा कि अगर कट आएगा विच इज एक्सपेक्टेड हाईएस्ट, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट एनबीएफसी और बैंकिंग फाइनेंशियल को फर्स्ट होगा। ऑफ कोर्स कैपेक्स में थोड़ा बेनिफिट होगा, पर ज्यादातर एनबीएफसी में होगा, बिकॉज यील्ड रेशियो एनबीएफसी में बहुत बेहतरीन जगह पे है, जो बहुत 3 से 4 साल तक था नहीं। सो हम अभी के पॉइंट से एनबीएफसी और सिलेक्टेड कंज्यूमर्स में ज्यादा फोकस है। पर हाँ, एक चीज श्योर है कि अभी भी हम 50-60% कैश पे है, तो वी आर स्टिल सीकिंग द अपॉर्चुनिटी। अभी भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, सो वी विल बी वेटिंग फॉर क्वार्टर रिजल्ट्स टू पेन डाउन। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप एक बार पेन डाउन करके देखेंगे, समझेंगे। रोहन भाई, आपको याद है ना पिछली बार आपने कहा था कि मार्च तक आप करीब करीब 24,000 के लेवल देख लेंगे, और हमने ऑलमोस्ट वही लेवल्स आते हुए देखे। कुछ प्रेडिक्शन आप अप्रैल की कर सकते हो? जो बचे हुए दिन है, 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो मैं नहीं कर सकता हूं, पर कल अच्छा हमने डेटा एक निकाला था। जब भी यूएस मार्केट जब भी 10% से ज्यादा 2 दिन में गिरता है, तो एवरेज रिटर्न 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल में पॉजिटिव ही रहता है। सो मुझे नहीं पता है कि कितना मार्केट होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत नेगेटिवली मार्केट डिस्काउंटेड हो गया है। हर एक को पता है कि नेगेटिव है, टैरिफ ये है, प्रॉब्लम है, एंड व्हेन एवरीबडी नोज देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आई फील दैट ओवरऑल इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। कितना मार्केट जाएगा उस पर हमने इतनी वर्क की नहीं है, पर ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंथ टू मंथ अगर हम देखेंगे तो वी विल सी अ पॉजिटिव क्लोजिंग ऑफ मार्केट्स। मींस हम तकरीबन 3rd से लेके 3rd अप्रैल तक में पे देखेंगे। आई थिंक सो वी वुड क्लोज ऑन पॉजिटिव साइड। आप 10वें ऐसे एनालिस्ट हैं, आज मैं इनफैक्ट 10वें नहीं बोलूँगा, 10 एनालिस्ट में से 7वें ऐसे एनालिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत हद तक हमने नेगेटिविटी को अब डिस्काउंट कर रखा है। या तो हम पॉजिटिव रहेंगे या तो थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेंगे। तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। आज दिव्या मेहरा भी यही कह रहे थे कि खोने के लिए कम है और पाने के लिए ज़्यादा है। ये रेशियो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। खैर एनी हाउ, क्योंकि आप कह रहे थे कि 0.25% का कट आपको भी लगता है, आप तो कहीं ज़्यादा आधा % भी समझ रहे हैं, लेकिन हमने एक पोल भी कराया और कुछ जानकारी भी कलेक्ट की हुई है। मेरे सहयोगी हैं गौरव, उनके पास ये पूरी स्टडी है और उससे समझ लेते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी कल जो जारी होने जा रही है, इस पॉलिसी में कितनी कटौती हो सकती है और उस पोल में और क्या क्या है, एक बार ज़रा जानते हैं। गौरव जी ज़रा बता दीजिए आप भी। जी हाँ, तो ट्रम्प टैरिफ की वजह से पहले ही हमने देखा है कि कई ज़्यादा तरह की हमने वोलेटिलिटी मार्केट में देखी। बट इसी के साथ साथ अगर हम इंडियन मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो आरबीआई एमपीसी मीट एक काफ़ी की इवेंट होने वाला है। और इसी के ऊपर अगर हम अनुमान की बात करें तो लगभग 90% इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि आरबीआई जो है वो आगे जाके 25 बेसिस पॉइंट का और एक रेट कट जो है इस मीटिंग में ले सकती है। उनका मानना यह है कि ये जो रेट कट है वो घटकर अभी 6% हो सकता है हमारा जो रेपो रेट है। और उसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें कहीं पे इन्फ्लेशन की, जो कि 6% से भी ज़्यादा था कुछ महीने पहले ही, वो अभी अनुमान के हिसाब से 3.5% पे आ सकता है, जो कि 5 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पे आ सकता है। अगर हम उसी के साथ साथ बात करें आईआईपी डेटा, जो कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ दर्शाता है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो फरवरी का अनुमान यह है कि जो आईआईपी है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो 3.2% की ही हो सकती है, जो कि थोड़ी स्लो हो सकती है अगर हम पहले के कुछ क्वार्टर्स और मंथ्स को कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आरबीआई के स्टांस की, तो पहले ही हमने देखा था कि लिक्विडिटी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश स्टांस आरबीआई ने रखा है। अगर हम बात करें Q4 की ही तो लगभग 6.9 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई ने पुश की है सिस्टम में। और उसके बाद ये जो सिस्टम डेफिसिट में जी, लिक्विडिटी डेफिसिट में, वो अभी सरप्लस में भी आ चुकी है। बट इसी के आगे आरबीआई का जो स्टांस है, जो फिलहाल के लिए न्यूट्रल है, वो कैसे रहेगा वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि स्टांस जो है वो चेंज होकर अकोमोडेटिव हो सकता है, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि ये जो स्टांस है वो आरबीआई न्यूट्रल ही रखेगा। क्योंकि कहीं पे अगर हम बात करें टैरिफ्स की तो उसकी वजह से ट्रेड वॉर जैसे कुछ सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर हम बात करें FY26 की, तो आरबीआई का मानना यह है कि 6.7% पे जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। वहाँ पे कुछ अनुमान जो है वो चेंज होते हैं कि नहीं, वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कहीं पे एक रिस्क जो है ग्लोबल टैरिफ की वजह से वो हर कंट्री पे है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें फिलहाल के लिए 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट जो है हमें आरबीआई एमपीसी मीट के दौरान देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो कंसिस्टेंस बिल्ड है कि नहीं, 0.25% का रेट कट आ रहा है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, प्राइस्ड इन है, बाजार इसका अंदाज़ा लगा चुका है और उस पर रिएक्शन दे भी चुका है। 0.5% आएगा तो शायद हम बड़ा रिएक्शन हो सकता है कि देख सकते हैं स्टॉक्स पर और मार्केट पर। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के अलावा कल कौन कौन सी इवेंट्स होंगे, ज़रा ये भी आपको फटाफट बता देते हैं। आरबीआई की बैठक तो होगी, एमपीसी बैठक आज दूसरा दिन है, कल पॉलिसी आएगी 10 बजे। इसके अलावा अमेरिका में एफओएमसी के मिनट्स आएंगे कि बैठक जो हुई है, किन मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्या रिस्क बता रहे हैं जो फेड के बाकी जो गवर्नर्स हैं, और होलसेल इन्वेंट्री के डेटा आएंगे अमेरिका में। इसके अलावा ट्रंप के रेसिप्रोकल जो टैरिफ है कल से वो लागू हो जाएंगे और आप याद रखिएगा कि ट्रंप ने जो अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है चीन को, उसकी भी जो मतलब डेडलाइन है वो आज तक की है। तो देखते हैं कि आज ट्रंप करते क्या है चाइना को लेकर, ये एक फोकस में चीज़ रहेगी। जोमेटो, अभी तक इसको आप जोमेटो के नाम से जान रहे थे, बट इसकी जब एक तरह से कह सकते हैं कि पेरेंट कंपनी इटर्नल जो ब्रांडिंग की थी जोमेटो ने, तो स्टॉक का नाम बदल के हो जाएगा इटर्नल। इसके अंदर कई सारे वर्टिकल्स हैं, जोमेटो हो गया, इसके अलावा ब्लिंकिट हो गया, हाइपरक्यूर हो गया, कई सारे इसमें बिजनेसेस हैं। और इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ यूके मंत्री वोट करेंगे, इस पर भी कल नज़र रहने वाली है। तो ये कुछ इवेंट्स है जो आप अपने फोकस में जरूर रखिएगा। देखिए, बाजार बंद होने वाला है, लेकिन बंद होने से पहले अब चूंकि ये सबसे बड़ा इवेंट हमारे लिए सामने खड़ा है आरबीआई की पॉलिसी का ही, तो जरा ये समझ लेते हैं और एक इस पर व्यू लेते हैं। कुणाल जी, आप जरा ये बताइएगा, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा करेक्शन दिखाया इस शेयर ने, आरबीआई भी करेक्टेड है, मौके हैं इसमें, किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड करके रखें कम से कम कल तक के लिए। वेल, डेफिनेटली अभिषेक जी, लाइकली चांसेस है आरबीआई कल रेट कट दे सकता है, जिस हिसाब से टैरिफ वॉर प्लस ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को लेके जो एक्सपेक्टेशन लगा रहा है 50 बीपीएस का कट आएगा अकॉर्डिंगली। सो कल एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकता है। एंड फिलहाल 1770 के अराउंड एचडीएफसी बैंक है, 100 एमए का काफी अच्छा सपोर्ट है, 1738 के अराउंड। मैं कहूंगा कि खरीदारी भी करके चलनी हो तो चल सकते हो, एज पर टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 1810, और 1810 के बाद ये आपको 1840 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 1738 1738 के एसएल के साथ। बैंक पर ये एक राय इस वक्त आपको मिलती हुई, बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और अच्छी क्लोजिंग कहेंगे आज, और पॉजिटिव थ्रू आउट द सेशन हमने देखा। मार्केट ने अच्छा खासा एक्शन दिखा, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का भी हुआ बाजार, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक भी कल जिस तरह का डाउनफॉल हमने देखा था, इंडिया विक्स का 65% तक बढ़ना जो एक तरह से कंसर्न और चैलेंज पैदा कर रहा था, वहां से बाजार ने आज अपने आप को संभाला। हालांकि कॉशियस आउटलुक रहा, वायदा बाजार में ट्रेड्स जो हैं बड़े ट्रिकी रहे और एहतियात बरतते हुए ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बाजार को इस वक्त आज के सत्र में लिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 2250 के सामने महज 444 डिक्लाइन, तो क्लियरली पॉजिटिव एडवांसेस का पलड़ा भारी इस वक्त। यूरोप के बाजार में भी मजबूती के साथ शुरुआत हुई, जिसने और तेजी प्रदान की। क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले बैंक्स फाइनेंस के स्टॉक्स फोकस में रहे। श्रीराम फाइनेंस 4% की तेजी के साथ आज ट्रेड करता हुआ, क्लोजिंग में भी मजबूती। एसबीआई, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। इसके अलावा छोटी मझौली लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन। आईटी स्टॉक्स जो कि लगातार गिरावट झेल रहे थे, ग्लोबल कंसर्न्स काफी हद तक हावी हो रहे थे, इस आईटी सेक्टर में आज रिकवरी देखने को मिली। कोफोर्ज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सारे के सारे स्टॉक्स ने 3 से 5% तक के मूव्स ऑन दी अपसाइड देखे। ऑटो स्टॉक्स में फिर से रफ्तार देखने को मिली। आयशर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स रहे जहां पर अच्छा खासा एक्शन था। टीवीएस मोटर, एमएनएम जैसे स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी थी। टाइटन के स्टॉक में आज सुबह से ही एक्शन था, बिजनेस अपडेट के चलते एक्सचेंजेस पर बिजनेस अपडेट आए थे जो कि पॉजिटिव थे, और उसके ठीक बाद वन साइड अप मूव के साथ टाइटन के स्टॉक ने ट्रेड किया।
अलग थलग तरीके के सेक्टर्स भी आज परफॉर्म कर रहे थे, जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेयर्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जुड़े स्टॉक्स, जोमेटो, पीबी, फिनटेक, ऐसे स्टॉक्स में भी मजबूती का रुझान था। जोमेटो पर हमारे एक्सपर्ट्स की भी लगातार राय रही। कल जोमेटो की रीब्रांडिंग होगी और टिकर पर इटर्नल नाम से जाना जाएगा जोमेटो का स्टॉक। पीबी फिनटेक 6% की तेजी के साथ एक्सचेंज एंसिलरी में MCX, BSE जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। EMS कैटेगरी के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी, एम्बर एंटरप्राइजेस, सिरमा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे काउंटर्स मजबूती के साथ ट्रेड्स क्लोज करते हुए दिखे। इंपॉर्टेंट इवेंट से ठीक एक दिन पहले RBI की क्रेडिट पॉलिसी 3 दिवसीय बैठक कल खत्म होगी और कल क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने होगी। ठीक एक दिन पहले हमने देखा बाजार ने काफी एक्शन के साथ, काफी पॉजिटिव करंट के साथ कामकाज कर दिखाया। ब्याज दरों में 0.25% कटौती की उम्मीद जरूर है। एक्सपर्ट से लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं और RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर महा कवरेज कल पॉलिसी से ठीक पहले और पॉलिसी से ठीक बाद ET नाउ स्वदेश पर हमारे साथ दिग्गजों का जमावड़ा होगा और पॉलिसी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर लगातार उनकी तरफ से बातचीत होती नजर आएगी। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी करीब 700 अंकों की मजबूती के साथ क्लोज करता हुआ 50,580 के लेवल्स पर। निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 अंकों की तेजी, 22,550 के लेवल्स के नजदीक क्लोजिंग और साथ ही 1100-1200 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेटने जा रहे हैं। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, कुणाल जी, रोहन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अभिषेक और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल की तैयारी लेकर चंद मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।